हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th के विषय भौतिकी से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अभी बोर्ड में 50% बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया है, तो सबसे पहले सबसे अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग कुछ विशिष्ट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण। देखो, तो आभासी प्रतिबिंब समतल तथा अवतल दोनों पर बनता है। देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और वस्तु के बराबर होता है। करे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके कर्ता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके कर्ता त्रिज्या कितनी होती है? आधी होती है। 4 में करे प्रकाश तरंग का उदाहरण है। देखिए, 2007 में पूछा हुआ, 2017 में पूछा है। ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। 5 में दिया है दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, जबकि लेंस सूत्र होता है 1/v - 1bu = 1/f। तो 5 पे हो गया डी। 6 में कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं ओकार्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो ए बराबर होता है r/2। 6 हो गया सी। 7 में कह रहे हैं गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा उल्टा, सीधा, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इनमें सभी गलत है। 7 को जाएगा ए, उल्टा। 8 में दिया सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, पारवलयिक दर्पण का। तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। मोटर चालक के सामने दर्पण में साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है। 9 के हो गया सी। 9 को हो गया सी। 10 में करें सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो होता है अवतल। करें प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। 12 में करें प्रकाश के परावर्तन के नियम है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल में छोटा और समतल में बराबर बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। 15 में है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 15 को हो गया सी। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 16 में दिया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। इनमें से कोई नहीं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग
मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो डॉक्टर नाक कान आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 18 में करें गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? करें गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वो कहता है त्रिज्या कहलाता है। 19 में करें एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और छोटा होता है। 20 में करें ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। देखिए, जिस पदार्थ से प्रकाश पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहता है? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे नहीं जाता उसे अपारदर्शी, जिससे थोड़ा थोड़ा जाता उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। 21 में करें हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तु क्या कहलाती है? हमारे आंखें जो देख सकती है वो वस्तु क्या कहलाती है? तो दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। 22 में करें यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? 22 में कह रहा है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। 23 में कह रहा है किस दर्पण के सामने अपना चेहरा जितना दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा और देखिए, किसी दर्पण के सामने हम खड़ा होते हैं तो जितने दूरी पर खड़े होते हैं उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। वह कौन सा दर्पण है? तो वो दर्पण देखिए, वो होता है समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। समतल दर्पण के सामने हम खड़ा होते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है। 24 में करें किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखने पर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 24 को हो गया डी। 25 में करें निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा मिलता है। 26 में कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 27 में कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस के अंदर रखा जाता है। 28 में कह रहा है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 30 में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 31 में कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। 32 में कह रहा है संयुग्मित फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण दर्पण में। देखो, तो संयुग्मित फोकस सिर्फ अवतल दर्पण में संभव है। 33 में कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा, तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वह सीधा और उल्टा दोनों बनता है। 34 में करें यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो
वह दर्पण होगा, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। 35 में कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं भी बन सकते हैं। तो 35 को ध्रुव तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। 36 में करें किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित तथा अपवर्तित दोनों करता है। तो हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। 37 में कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकते, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकते। ये कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकते, तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकते। 38 में कह रहा है वह दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, प्रधान ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। 39 में कह रहा है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। कह रहा है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, नहीं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। 40 में कह रहा है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो परावर्तन कोण होगा। कह रहा है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराते हैं, तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री, परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है, देखिए जब वक्रता त्रिज्या 32 cm है तो फोकस दूरी हो जाएगा 16 cm, A बराबर R/2। तो कह रहा है कि कौन सा दर्पण होगा, तो 41 हो गया C। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है तो उसको वक्रता त्रिज्या होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसको वक्रता त्रिज्या 40 सेमी होगी। 41 हो गया सी। देखिए इसी तरह के वीडियो हमारे सभी चैप्टर वाइज चैप्टर आएगी। सभी ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। सभी विषय का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का ऑब्जेक्टिव एक एक करके हमारे चैनल पे आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।